प्रश्न दिया हुआ आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेमी है और कोण AOC बराबर 40 अंश है। ध्यान देंगे और रहा है कि यह दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक केंद्र O है, इसी पर से एक वृत्त यह बनाया गया। ठीक है, तो इसमें छायांकित भाग यानी जो नीले कलर का यह दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 7 सेमी, मतलब इसका। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़े वाले का यह त्रिज्या जो है 14 सेमी दे दिया है। ठीक है, तो आसानी के साथ इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो यह बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या खंड है, यह वाला छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड है। यानी बड़े वाले में से हम छोटे वाले का, यह जो ठीक व्हाइट कलर है, इसको हम घटा देंगे। यानी बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड हम घटा देंगे, का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो यह इसका क्षेत्रफल आसानी के साथ ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले तथ्य लिखते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या को मानेंगे R1 बराबर 7 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेमी। ठीक, थीटा का मान हो जाएगा यानी कोण AOC बराबर 40 अंश। ठीक, यह लिखने के बाद जो है सवाल हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तथ्य है छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर 7 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर है 14 सेमी। कोण AOC दिया था, AOC बराबर थीटा मान लेंगे, इसको बराबर है 40 अंश, क्योंकि थीटा का प्रयोग ही सूत्र में होगा। ठीक, अब बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से हम छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड को घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा? इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो नीले कलर वाला था उसका क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड ठीक, बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड माइनस, जगह नहीं है यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड। छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड का सूत्र एक ही होगा। बड़े वाले के लिए हम बड़े तत्वों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब बड़े त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त की त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, बस सूत्र एक ही होगा। बराबर करेंगे, बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड का सूत्र होता है, किसी भी वृत्त के त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, यानी बड़ा वृत्त है तो R2 माने हैं, तो R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 छोटे वृत्त का लिख रहे हैं पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, R1 मतलब छोटे वृत्त का त्रिज्या। ठीक, बराबर करेंगे थीटा मतलब 40 अंश 360, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं। पाई का मान 22/7 रखेंगे, 22/7 इसलिए रखेंगे 7 से कटने वाले तथ्य हैं। ठीक, R स्क्वायर, R का मान है, ठीक, R2 का मान है 14 का होल स्क्वायर, माइनस थीटा का मान है 40/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R1 का मान है है 7 का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कटेगा 0 से 0 कैंसिल, 4 करने 4 9 36, इसी तरह 0 से 0 कैंसिल, 4 करने 4 9 36। ठीक, इसके बाद जो है 7 से 14 काट सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद। ठीक, तो यह हो जाएगा 22 करने 22 बटे लिख सकते हैं 9 में, मतलब 9 में 7 से गुणा करना है, 9 गुणे 7 लिखें या 9 सते 63 ही लिख दें, गुणे 14 में 14 से गुणा करेंगे आएगा 196। ठीक, दोनों 7 से कटेगा। ठीक, यहाँ पर माइनस 1/9 गुणे के रूप में इधर करके दिखा रहे हैं, चाहे इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरह, 1 गुणे 22 गुणे 7 दो बार है, दो बात है तो दो बार गुणे में लिखेंगे, कुल का बटे 9 गुणे 7, 9 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल,
गुणा करके यहाँ पर कैंसिल करना है। 7 से 7 9 63, 7 दूना 14, 7 8 56, 5 बचा 56 हो जाएगा। और 28 में 22 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 22 में जो है 28 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 616, ठीक। बराबर करके लिखेंगे 616 कुल के बटा 9 माइनस 22 से 7 में 22 से करने 22, 7 से गुणा कर रहे हैं। 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 1 15 कुल का बटे 9। और बराबर है, अंश में से अंश घटा सकते हैं, ठीक। हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पर 1 में से 5 नहीं तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4, कुल के बटे हो जाएगा 9। यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग में लिखते हैं वर्ग, यहाँ पर सेमी दिया था तो सेमी, ठीक। यह आंसर हो जाएगा। यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ऊपर दर्शा चुके हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है नीचे। ध्यान दें, यहाँ 462/9 कैंसिल भी हो रहा है 3 से, ठीक है। ध्यान दें तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे पता किए हैं, यह ध्यान दें। 6 4 10 2 12 जोड़ने पर 12 3 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए यह 9 तो खुद 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से दोनों काट देंगे, 3 3 9, 3 करने 3, एक इधर जाएगा तो जाएगा 16, 3 बचे 15, एक बचा 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, यानी कुल मिलाकर आ गया 154/3 वर्ग सेमी। अब लिखेंगे आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आकृति 12.21 यही है, ठीक, ABCD, ठीक। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल नीले कलर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। यह आकृति जो है एक ABCD, ठीक, भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, ठीक। यह आकृति जो है पूरा एक वर्ग है, ठीक। इसके बीच में जो है APD मतलब इस साइड से, और BPC मतलब इस साइड से 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है, दिया हुआ है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, यह एक वर्ग है, सिंपल इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर ये 2 अर्धवृत्त हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल इस निकाल के जो है पूरे वर्ग में से घटा देंगे तो यह दोनों बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तथ्य जो दिया हुआ है इस प्रकार हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि इसमें जो है वर्ग ABCD की भुजा जो है हल कर रहे हैं, लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा बराबर है 14 cm, ठीक है। तो वर्ग, ध्यान देना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग की भुजा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यानी r के मान की आवश्यकता होगी, ठीक। तो r का मान इस भुजा के तर्ज पे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी वृत्त का, ये दोनों अर्धवृत्त हैं, बना दे, इन दोनों को मिला देंगे तो एक पूर्ण वृत्त बनेगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखें, यह वर्ग की भुजा 14 सेमी चारों तरफ से, ठीक। तो इस अर्धवृत्त का ये जो व्यास है 14 सेमी के बराबर है, नहीं, तो इस अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा, 14 सेमी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस 14 सेमी के जब बराबर होगा तो इस अर्धवृत्त की हम त्रिज्या आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है 14, ये भी 14, सभी 14 हैं। तो अर्धवृत्त की व्यास दिख रहा है, यह वर्ग अर्धवृत्त का व्यास जो है वर्ग के भुजा के बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे तथ्य, चूंकि अर्धवृत्त का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा, क्योंकि इसका व्यास जो है वर्ग की भुजा से मिल रहा है, अर्थात इसका व्यास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 सेमी, क्योंकि वर्ग की भुजा कितना है 14 सेमी, ठीक है। अब त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी 14/2 बराबर 7 सेमी, ठीक है। यह तथ्य हम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में r के मान का प्रयोग होगा अर्धवृत्त के, ठीक। अब ज्ञात क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल में से जो है अर्धवृत्त का, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान देंगे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर माइनस दो अर्धवृत्त हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता है। भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा है 14 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान निकाल चुके हैं 7 का स्क्वायर। ठीक, 14 में 14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 196 माइनस 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 7 का स्क्वायर पहले से लगा हुआ है तो यह हो जाएगा 7 गुणे 7। ठीक, 7 से एक 7 कैंसिल होगा, फिर गुणा करा देंगे 22 में जो है 7 से 7 दूना 14 को 4 और 7 दूना 14 1 15 154 घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इतना क्षेत्रफल को हम वर्ग में लिखते हैं। वर्ग मात्रक था इसका सेमी तो वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न दे रहा है यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस px प्लस 9 बराबर 0 के दोनों मूल समान यानी बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं तो उसमें जो है विविधकर का सूत्र का प्रयोग करके हम जो है किसी अचर राशि यानी जैसे इसमें p दिया है का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, ठीक, फिर विविधकर के सूत्र से ठीक इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यह बता देते हैं x² का गुणांक जो होगा यानी 4 a का मान होगा, x का गुणांक b का मान होगा और अचर पद यानी जो 9 है वह c का मान होगा। चिन्ह सहित लिखते हैं। ठीक है, b² यानी b का मान है p तो p² हो जाएगा माइनस 4। ठीक, यहाँ पर इंटू यानी गुणे का चिन्ह छिपा होता है। a का मान दिया हुआ है 4 गुणे c का मान दिया हुआ है 9 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, हो जाएगा p²। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 16 में 9 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा बराबर 0 के। फिर पक्षांतर कर देंगे, p² बराबर हो जाएगा माइनस 144 है तो प्लस 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यह पद जो है कौड़ी में हो जाएगा 144, यानी 144 किस पद का जो वर्ग है तो 12 का वर्ग है। ठीक, यदि नहीं जानते हैं तो इसका गुणनखंड करना होगा 144 का, यहाँ गुणनखंड करके हम बता दे रहे हैं 144 का। 2 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 से 2 1 करने 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 की 9, 3 करने 3, यानी 4 2 आया है। 1 2 3 गुणे के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 3 आया है, इसको भी गुणे के रूप में लिख लेंगे। ठीक, फिर बाहर निकालते हैं, 4 2 है तो कौड़ी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 2 2 बाहर निकलेगा। ठीक, फिर उसके बाद 1 3 भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं जब स्क्वायर होता है कौड़ी में रखते हैं तो प्लस माइनस का यहाँ चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर होगा प्लस माइनस यानी p का 2 मान आएंगे, स्क्वायर के रूप में है p तो p के 2 मान आएंगे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 3 12, यानी p का मान क्या हो गया प्लस माइनस 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि प्रश्न देता है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हल करते हैं। सबसे पहले जो है समीकरण उतारेंगे, x² माइनस x माइनस 3
बराबर 0 के। ठीक है, विविध कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविध कर। विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर करेंगे यहाँ पर b ए का मान 6 है, b का मान -1 छिपा हुआ है, c का मान -3 है, तो b का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर फिर -4, यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा होता है, लगा देंगे। a का मान 6 फिर गुणे c का मान -3 चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 करने 1, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 3 आसान आसान पदों में पहले गुणा करते हैं। 4 3 12, अब 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 6 का 72 हो जाएगा। इस प्रकार इसका विविध कर आ गया। 72 में 1 जोड़ देंगे 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यदि दोनों मूल समान है या बराबर है तो भी विविध कर से हल करते हैं। अब विविध कर ज्ञात करना होता है तो भी हम विविध कर के सूत्र से ही सवालों को हल करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न लगाते हैं। दिया हुआ है प्रश्न है, इसमें यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है। ठीक, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मतलब x का 2 मान आता है जबकि x का एक मान दे दिया है, यानी 2 है। ठीक है ना, तो दूसरा मतलब क्या होना चाहिए? ठीक है, यह जो है गुणनखंड विधि से हल करते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह दिया है जो अचर पद p है उसका मान ज्ञात करना। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर x का एक वैल्यू दे दिया है, तो सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण नोट करने के बाद जो है x का जो वैल्यू एक मान यानी एक मूल्य जो दिया है इसी समीकरण में रख देंगे तो p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में या द्विघात समीकरण में, ठीक है ना, x बराबर क्या 2, एक मूल क्या है 2, जो एक मूल होगा वही रख देंगे। 2 रखने पर प्राप्त होगा x, जहाँ जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको 2 रखना है। x² है तो भाई x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है लगाएंगे, 3 है तो 3, या गुणे का चिन्ह लगा देंगे। x का मान है 2 तो 2, फिर माइनस p बराबर 0 के, तो यह इसको 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, फिर माइनस p बराबर 0 के, फिर उसके बाद यह दोनों ऐड हो जाएगा तो ये दोनों का चिन्ह प्लस है तो 6 4 10 माइनस p बराबर 0 के, फिर 10 का पक्षांतर कर देंगे, संख्या को राइट साइड में प्लस है तो -10। ठीक है, यह माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी p बराबर 10, यानी p का वैल्यू कितना आ रहा है 10। इस प्रकार के सवालों में, ठीक है ना, इस प्रकार 3 सवाल हैं, इसमें 3 में से किसी एक प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, देंगे प्रश्न दे रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर 26 है, एक शर्त यह दे रहा है, दूसरा शर्त यह दे रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या जितनी होगी उसका 3 गुना पहली संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरी संख्या, सबसे पहले दूसरी संख्या ही मान लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या उससे छोटी है। ठीक है ना, तो दूसरी संख्या को सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, बताया है कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो होगा x का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न यह कहा है कि यह दोनों संख्याओं का अब 1 गुना 3 गुना निकाल दिए हैं, उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अंतर मतलब घटाना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं तो 26 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या जो है 3x है, में से हम छोटी संख्या यानी x को घटाते हैं तो आ रहा है कितना 26।
इसी के हिसाब से आराम से लगा सकते हैं। समीकरण बन गया 3x में से 1x जाएगा तो आपका 1x बचेगा बराबर 26, 2x बचेगा बराबर 26 के, तो x बराबर हो जाएगा 26 गुणे 2 है तो यहाँ पर बटे 2 हो जाएगा बराबर 13 के। 2 करने 2 3 6, ठीक। x का मान कितना हो गया 13, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई 13। तो पहली संख्या आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या x बराबर 13, पहली संख्या माने है 3x, तो 3 गुणे x मतलब 13 बराबर 39, यानी आराम से लिख सकते हैं संख्याएं बराबर 13 और 39। संख्याएं बराबर 13, 39 आपका आंसर हो जाएगा। यही दोनों संख्याएं पूछ रहा था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दे रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a-1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बिंदु हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे दिया हुआ बिंदु जो है रेखाखंड के बिंदु हैं -1 7 और 4-3 दिया हुआ, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है बराबर 2 संबंधित 3, ठीक। ध्यान दें यह x1 है, यह y1 है, x2 y2 है, ठीक। यहाँ अनुपात m1 और m2 से हम दर्शाते हैं, ठीक। लिखेंगे बिंदु के अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे निर्देशांक बराबर, ध्यान देंगे इस तरह जो अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जो यह मान जिसका है यहाँ पर रखते जाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। m1 मतलब 2 गुणे x2 मतलब इसमें देखेंगे 4 प्लस m2 मतलब 3 गुणे x1 मतलब -1 उल्का बटे m1 m2 यानी 2 प्लस 3 m1 मतलब 2 गुणे x2 y2 है तो इसमें देखेंगे -3 प्लस m2 मतलब 3 गुणे y1 का मान दिया हुआ है 7। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कैलकुलेशन कर देंगे। 2 चौको 8 प्लस माइनस 3 एकने 3 बटे 2 3 5 कामा 2 3 -6 प्लस माइनस है फिर हो जाएगा प्लस 3 7 21 बटे 3 2 5। यहाँ हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 बटे फिर 5 21 में से 6 जाएगा 15 बटे 5, ठीक। दोनों को विभाजित कर देंगे 5 एकम 5 5 3 15 यानी 1 कामा 3 यानी वह अभिष्ट बिंदु हो जाएगा 1 और 3, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 तथा D P 3 है, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है। यह जो बिंदु दिया हुआ है ये सभी बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और क्रम में है, इसी क्रम में है, ठीक। तो P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है एक चित्र बनाएंगे समांतर चतुर्भुज का A B C D और सभी के शीर्षों पर यह बिंदु जो है
रख देंगे, ए का बिंदु, बी के बिंदु, ठीक है, इस तरह रख देंगे, ठीक है। फिर पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः यानी क्रम से इतना 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 है जो दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि P का मान ज्ञात करना है, डी बिंदु में है P, इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यह रहेगा, ध्यान दें, अगर A और C को हम मिला देंगे तो एक विकर्ण प्राप्त होगा, B और D को मिला देंगे तो एक विकर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। यानी AC एक रेखा हो जाएगी। तो इस रेखा का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, और BD रेखा का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों बिंदु एक ही है, अर्थात लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC और BD क्या है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए चूंकि विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, यानी इसका दोनों का मध्य बिंदु अलग अलग नहीं होगा, यही एक ही होगा, ठीक है। तो जितना मध्य बिंदु AC का आना चाहिए उतना ही मध्य बिंदु BD का आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु O पर ही है, ठीक है। तो किसी रेखा का मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। यह रेखा AC के लिए सूत्र लिख रहे हैं। रेखा BD के लिए सूत्र, यही सूत्र सेम होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। सबका मान निर्धारित कर देंगे, जो जहाँ पर है उसका मान रख देंगे। x1, ठीक है, AC में देख रहे हैं तो A और C इसी को देखेंगे, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 बटे 2 कामा y1 प्लस y2, y1 1 प्लस 4 AC वाले में बटे 2 बराबर। अब BD वाले में देखेंगे तो x1 है क्या 8, x2 है P, यानी 8 प्लस P बटे 2 कामा y1 प्लस y2 दिया हुआ है, यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बटे 2, ठीक है। इसके बाद हल करते हैं, या तो तुलना करके भी लगा सकते हैं, यह बराबर इसके या यह बराबर इसके, ठीक है, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 9 6 होगा 15 बटे 2 कामा 4 1 5 बटे 2 बराबर 8 प्लस P बटे 2 बराबर 3 2 5 बटे 2 कामा 5 बटे 2, ठीक। यह दोनों मान आपस में बराबर है, ठीक है, यानी यह तुल्य है इसके, ठीक। तो ये लिखेंगे 15 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस P बटे 2, ठीक। दोनों का हर समान है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 प्लस P बराबर 15 लिख सकते हैं। यह पक्ष इधर 8 प्लस P बराबर क्या बचा है 15, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 8 है तो -8 बराबर कितना होगा 7 आंसर, यानी P का मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी जितना उसका सामान्य चाल है उसमें हम 5 घंटा बढ़ा दें, ठीक है, तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। 360 किमी दूरी तो तय करती है, लेकिन अगर 5 किमी प्रति घंटा अगर इसका चाल हम बढ़ा देते हैं तो जितना समय पहले लगता था उससे 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी का जो सामान्य चाल था उसको ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले जो मानक दिया रहता है मानने वाला उसको मानते हैं, जो ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है तो मानेंगे रेलगाड़ी की चाल x है। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक। अब रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की चाल क्या करना है 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल में 5 किमी प्रति घंटा
वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की चाल में 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देने पर या वृद्धि करने पर, बढ़ा देने पर नई चाल यानी जो नया चाल होगा बराबर x किमी प्रति घंटा पहले था 5 किमी बढ़ गया यानी 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाएगा तो x प्लस 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, दोनों के लिए दूरी एक ही दिया है, दूरी बराबर कितना है 360 किमी। ठीक, तुलना किससे कर सकते हैं आप, समीकरण में प्रश्नानुसार लिख के तुलना ही करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न यह कहा है कि अगर 360 किमी की दूरी जो है हम x किमी प्रति घंटा चाल से हम चलते हैं, ठीक है, तो जितना समय लगता है, तो यदि दूसरी स्थिति में हम 5 किमी बढ़ाने पर इस चाल से चलें तो वही जो है दूरी 1 घंटा कम समय में ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तय हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ प्रश्नानुसार पहले स्थिति में क्या है, दूरी दिया हुआ है आपका, चाल दिया हुआ है ना, तो दूरी बटे चाल, इन दोनों में सूत्र बनेगा दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा समय। ठीक, तो दूरी बटे चाल से इसको हल करेंगे, दूरी बटे चाल। अब इतना समय तो लगा x किमी प्रति घंटा, ठीक है, के हिसाब से। अब x प्लस 5 किमी प्रति घंटा से इतनी ही दूरी जो है में इतना समय लगेगा। ठीक है, यानी 360 बटे x प्लस 5, ठीक है, घंटा में यह दूरी तय हो जाएगी, यह दूरी इतने समय में तय हो जाएगी। जब दोनों में हम तुलना कर रहे हैं तो यह 1 घंटा क्या है, कम है, यह 1 घंटा अधिक है, यह 1 घंटा कम है इससे। ठीक है, अर्थात 1 घंटा इसमें हम ऐड करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक, दो जो है, ठीक है, दो जो है 3 से 1 मिनट, 4 जो है 3 जो है ये 4 से 1 जो है कम है, 3 कम है, 1 कम है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होगा। उसी प्रकार से यह 1 कम था तो इसमें 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेशन इसी में करके x का मान आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा 360 बटे x बराबर, ठीक, इसका हर कुछ नहीं है तो x प्लस 5 से 1 में गुणा कर देंगे, सभी का हर x प्लस 5 हो जाएगा। तो x करने x, 5 करने 5, कुल के बटे x प्लस 5, पक्षांतर करेंगे इन दोनों को इधर, इसका इधर, तो x में 360 से गुणा होगा तो यह 360x प्लस 5 से 360 में गुणा करेंगे, मतलब x प्लस 5 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में है तो इधर गुणे में होगा। ठीक है, तो वही गुणा कर रहे हैं, 5 सुनाई 0, 5 छके 30 को 0, 5 या 15, 3 18, 1800 बराबर x का गुणा सब में, तो x का 360 में भाई 360x प्लस x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस x का 5 में भाई 5x। ठीक, 360x बराबर के दोनों साइड में है, चिन्ह समान है तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, 1800 का पक्षांतर हम उस साइड में करेंगे यानी इस साइड में कर देंगे। ठीक, आसान होगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 है तो माइनस 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके हल जिस तरह किया जाता है करेंगे। ठीक, माइनस दिया हुआ है यानी गुणा करने पर 1800 आना चाहिए, घटाने पर जो है 5 आना चाहिए, घटाने का चिन्ह है तो। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम 1800 का गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 1800 का गुणनखंड बड़ी बड़ी संख्या से कर सकते हैं, छोटी संख्या से। ठीक, 2 से करते हैं, 2 9 18, 900। फिर मतलब यह पता करने के लिए किन संख्याओं में हम गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, किन संख्याओं में, ठीक है ना, को घटाएंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक, इसके लिए हम 1800 का गुणनखंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड करेंगे आसानी के साथ पता चल जाएगा। 2 से 900 का काटना है, आधा होगा 450,
2 से फिर से कट जाएगा, 225 हुआ। ध्यान दें, एक कैलकुलेट करते रहेंगे, 2 दूना 4, ये बड़ी संख्या इसलिए कैलकुलेट नहीं किए। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। मतलब 225 में से 16 घटाएंगे तो 5 नहीं बचेगा, ठीक है। फिर से अब यह 2 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से होगा। 1 मिनट, सॉरी। तो 2 दूना 4, 4, ठीक है। इसको 5 से पहले काटते हैं, 5 चौको 20, 5 पचे 25। अब क्या करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 25 40 हुआ, ठीक। यह क्या है, 45 है। 45 में से यह 40 घटा दें तो हम 5 बचा लेंगे, ठीक है। यानी मिला क्या अंक, 45 और 40। ये चीज़ लिखेंगे, x² प्लस 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर x² प्लस 45 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 40 x से गुणा करेंगे तो 40 x हो जाएगा, ठीक। 1800 के कामन लेंगे, x कामन होगा तो x से x कैंसिल, तो x प्लस 45 बचेगा, माइनस 40 से यह कैंसिल हो सकता है तो 40 लेंगे, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 40 से यह 0 काट कैंसिल हो गया, 4 से 180 काट दीजिए तो 4 चौको 16, 2 बचा 4 पचे 20। यानी इस प्रकार से हो जाएगा, ये x प्लस 45 कामन मिलेगा, एक x माइनस 40 मिलेगा, ठीक है। प्लस वाला निगेटिव मार्क में जाएगा, प्लस अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, इसीलिए हम 40 लेते हैं। यदि x माइनस 40 बराबर 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 40, ठीक। x क्या हम माने थे, रेलगाड़ी की चाल माने थे, ठीक। तो लिखेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर की चाल x बराबर हो जाएगा 40 किमी प्रति 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो और बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। यह वर्गाकार लान है, ABCD जो है एक वर्गाकार लान है जिसकी भुजा 56 मीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 56 मीटर होती है, ठीक है। इसके दोनों ओर जो है यह वृत्ताकार जो है क्यारियां दर्शाई गई हैं। इसमें इसके बाद दे रहा है, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, कह रहा है प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का जो केंद्र है O, ठीक, इस लान के जो विकर्ण हैं AC और BC के प्रतिच्छेद बिंदु ही है, ठीक है। मतलब वृत्त का केंद्र वो है और विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु भी वो है, मतलब O पर से ही यह वृत्त पूरा खींचा गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। यानी यह जो क्यारी है यह वृत्तखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल हम वृत्तखंड के सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। कह रहा है तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार लान का क्षेत्रफल और क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आवश्यक तथ्य यह होना चाहिए, जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा की आवश्यकता होगी, 56 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्यारियों का क्षेत्रफल, क्यारी वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या यानी r की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किस तरह हम ज्ञात करेंगे यह ध्यान दें, सबसे पहले r का ही मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, भुजा लिखने के बाद। तो ध्यान दें, यह जो है एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है, अर्थात यह व्यास होगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा, ठीक है, वही इस वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात यह त्रिभुज जो बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण होगा, कर्ण के हिसाब से लंब और आधार के हिसाब से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर तथ्य किस प्रकार लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि वर्गाकार लान की भुजा बराबर 56 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, 56 मीटर दिया, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 56 मीटर इसकी भुजा है, ठीक। तो वर्ग की भुजा जो
ध्यान देंगे, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग के विकर्ण यानी जो AC और BD हैं कि वृत्त के केंद्र O पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अर्थात वर्ग का विकर्ण जो है यह जो है वृत्त की भुजा होगा, वृत्त का व्यास होगा। लिखेंगे चूंकि वर्ग के विकर्ण वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग, एक मिनट, वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग का कोण। ठीक, वर्ग का कोण जो होगा वो वृत्त का व्यास होगा, तो वर्ग के कोण का सूत्र चला के वर्ग का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बराबर करके वर्ग का कोण ज्ञात करने का तरीका है लंब का होल स्क्वायर कर देंगे, आधार का होल स्क्वायर कर देंगे। लंब भी 56 है, आधार भी 56 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर बराबर होगा 56 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, यहाँ पर आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर समझें रफ क्रिया में, जैसे कौड़ी में अगर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देता है तो हम लिखते हैं ना, एक यहाँ तो 2x स्क्वायर, यानी 2 से गुणा इसमें होता है। क्लियर, इसी भाषा में इसको लिखेंगे 2 गुणे 56 स्क्वायर। 56 पर 2 घात है तो इसीलिए इसका एक जोड़ा बन रहा है कौड़ी के अंदर 56 का, तो एक जोड़ा कौड़ी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कौड़ी में 2, यानी इस प्रकार हो जाएगा 56 कौड़ी में 2 मीटर। वृत्त का व्यास, तो वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, ठीक, वृत्त का व्यास बटे 2, कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, एक बच रहा था, यानी 28 कौड़ी में 2 मीटर वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब ध्यान दें, जब वृत्त इस वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जहाँ जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब सूत्र यह चलाना है, हमें दो चीज़ें ज्ञात करना था, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वृत्त, दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, यानी क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो टोटल योग कर देंगे, लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इस प्रकार। ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल। दोनों क्यारियां वृत्तखंड हैं तो वृत्तखंड का सूत्र चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल ठीक, दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर प्लस दोनों, दो क्यारी हैं तो दो गुणे यहाँ लगा देंगे। आप प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी जो है वृत्तखंड के आकार की है, ठीक है ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र चलेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस होता है आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक, बराबर करेंगे, भुजा दिया हुआ है 56, तो हम 56 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब फिर दिया है प्लस 2, फिर बड़े कोष्टक में बना रहे हैं, कहें कि इसका 2 गुना करना है, दो क्यारी है। ठीक है, थीटा, थीटा का मान आपका दिया है 90 डिग्री, कितना है 90 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान दिया हुआ है आपका, निकला हुआ है यहाँ पर 28 कौड़ी में 2, तो लिख देंगे 28 कौड़ी में 2 का स्क्वायर है सूत्र में, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस फिर आर स्क्वायर यानी 28 कौड़ी में 2 का स्क्वायर कुल का बटे 2 साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान 90 डिग्री, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है,
इस प्रकार इसको हल करते रहेंगे। 56 का होल यानी 56 में 56 से गुणा करेंगे, आएगा 3136 प्लस 2, फिर कोष्टक में यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकन्ने 9 चौको 36, 4 हो गया, फिर 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, यह 11 हो गया। बचेगा जितना लिख लेंगे। ऊपर बचा है 1 गुणे 11 गुणे 28 कौड़ी में 2, 2 बार लिख सकते हैं। 28 कौड़ी में 2 गुणे 28 कौड़ी में 2, ठीक। कुल का बटे कितना बचा हुआ है, 2 गुणे 7 बचा हुआ है, 2 गुणे 7, फिर माइनस लगा के इसको लिखेंगे। लिखेंगे 28 कौड़ी में 2 का वर्ग है, तो 28 कौड़ी में 2 गुणे 28 कौड़ी में 2, 2 बार हो जाएगा, गुणे साइन 90 अंश का मान होता है 1, कुल के बटे कितना है 2, तो लिख देंगे 2, बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, ठीक है। बराबर इधर कैलकुलेशन करेंगे, 3136 प्लस 2, यहाँ पर 7 से 28 कट रहा है, काट सकते हैं, 7 चौको 28, 2 से भी 4 कट रहा है, 2 दूना 4, ठीक। और 2 से यहाँ 28 कट रहा है, काट सकते हैं, 2 करने 2 चौको 8, यानी कौड़ी में 2 बचेगा, यहाँ पर भी कौड़ी में 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 करने 11 गुणे, यहाँ बचा है 2 कौड़ी में 2 गुणे 28 कौड़ी में 2, माइनस यहाँ बचा है 14 कौड़ी में 2 गुणे, यहाँ बचा हुआ है 28 कौड़ी में 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 28 कौड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे, 3136 प्लस 2, फिर 11 से गुणा इसमें करना, फिर इसका गुणा इसमें करना, वैसे ही इसका गुणा इसमें कर देना। ध्यान देंगे, 11 से इसमें गुणा करेंगे, फिर जो यहाँ पर गुणा हो चुका है, ठीक है, 1232 आएगा इन सभी पदों में गुणा करने पर, यानी 1232 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 784 आएगा, बराबर करेंगे 3136 प्लस 2, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा के अब जो घटा कर लिख देंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, यानी 12 में से 8 जाएगा अब 4, यहाँ बचेगा 1, यानी 11 में से 7 जाएगा 4, बराबर करेंगे 3136 प्लस 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 को 6, और 2 चौको 8 1 9, और 2 चौको 8, अब दोनों जोड़ के ऐड कर लेंगे, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 6 12 को 2 लिखना है, 9 3 12 1 13 को 3 लिखना है, 8 1 9 1 हासिल 10 को 0 लिखना है, और 3 1 हासिल 4, यानी 4032 यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न बारंबारता सारणी से माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इससे माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता को नोट कर लेते हैं, ठीक। ध्यान दें, यहाँ नोट हो चुका है वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, ठीक है, सॉरी बारंबारता नोट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। जब माध्यक कहेगा या माध्यिका कहेगा प्रश्न में ज्ञात करने के लिए, तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। माध्य कहेगा तो गुणा करते हैं x में f का, ठीक है। यह माध्यक या माध्यिका पूछ रहा है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, 3 है तो इसको 0 में, ठीक है, जोड़ के मतलब 3 ही लिखेंगे, ठीक। 3 में 10 को जोड़ना है तो हो जाएगा 13, 13 में 20 को जोड़ना होता है तो 13 और 20 मिला के 33 हो जाएगा। इस प्रकार मतलब तिरछी तिरछा करके जोड़ते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाएगा। 33 में 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, 46 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक। यह बारंबारता के नीचे वाला पद n होगा, टोटल जोड़ने पर 50 ही आएगा। देखा यहाँ पर जोड़ते हुए 50 ले आए हैं, ठीक। जोड़ कर देख सकते हैं 50 आएगा यह, ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ पर n बटे
2 का हम मान ज्ञात करते हैं। n बटे 2 का मान जो है, n का मान 50 है, तो 50 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 25। ठीक है, 25 जो है यह मध्यमान अंक है। ठीक है, संचयी बारंबारता में 25 खोजेंगे, कहाँ मिल रहा है? 25, 13 और 33 यानी इन दोनों के बीच में है। ठीक, यानी यह इसमें जो निम्न सीमा यानी 13 होगा, यह CF का मान हो जाएगा। किसका? CF का। ठीक, माध्यक सूत्र के हिसाब से CF का मान हो जाएगा 13। ठीक, संचयी बारंबारता के यानी उच्च सीमा से इधर आएंगे तो यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है यह F का मान हो जाएगा, यानी बारंबारता का मान हो जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद जो है इसी में आएंगे तो यहाँ जो निम्न सीमा रहेगा मतलब 40 है, तो यह L का मान हो जाएगा 40। ठीक है, इसका हाइट h ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। h बराबर होगा, इसी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, यानी 55 में से 40 घटा देंगे, बराबर आएगा 15। ठीक, इस प्रकार अब माध्यक यानी माध्यिका का हम सूत्र प्रयोग कर दे रहे हैं। माध्यक या माध्यिका एक ही होती है। माध्यक बराबर होता है L प्लस बड़े कोष्ठक में n बटे 2 माइनस CF, कुल का बटा होता है F, कोष्ठक बंद गुणे h। इसी सूत्र के हिसाब से सवाल हल कर देंगे। सबका मान वैल्यू निकल चुका है। L का मान 40 यहाँ दिया हुआ है, प्लस n बटे 2 का मान है कितना? 25, माइनस CF का मान यहाँ दिया हुआ है 13, कुल का बटे F का मान दिया हुआ है 20, गुणे h का मान है 15। इसे हिसाब से लगाते रहेंगे। 40 प्लस यहाँ पर जो है 25 में से 13 घटाएंगे, बचेगा 12 बटा 20 गुणे 15। 20 और 15 5 से कट जा रहा है, 5 तियाँ 15, 5 को 20, 4 से 12 कट जा रहा है, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। कुल मिला के यहाँ हो गया 40 प्लस 3 गुणे 3 बचा हुआ 3 त्रिके 9, यानी 40 9 49, यानी इसका माध्यक कितना हुआ? 49 आंसर आ जाएगा। ठीक, प्रश्न है यदि निम्नांकित सारणी में छात्रों का प्राप्तांक का समांतर माध्य इतना है, इस सारणी का समांतर माध्य दे दिया है, तो F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FX बटे F, यानी इसमें x और FX दोनों हमको ज्ञात करना पड़ेगा। प्राप्तांक यदि जो दिया हुआ है इसे नीचे लिख लेंगे, छात्रों की संख्या या नीचे लिख लेंगे, छात्रों की संख्या बारंबारता हो गया। ठीक, अब इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे, तो मध्याह्न इन दोनों को जोड़ के जो है आधा कर देंगे, यानी 10 0 हो जाएगा, 10 का आधा 5, 10 20 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, ऐसे ही मतलब 40 30 70 का आधा 35 कर लेंगे। ठीक, अब F का x में गुणा करा देंगे। ठीक, तो 6 5 30, F का 15 में तो 15 करने 15 F, 25 6 का 150। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, FX को हम टोटल जोड़ते हैं। ठीक है, यह मिसप्रिंट हो गया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक, ऐड जोड़ने पर यह 15F को अलग से लिखेंगे क्योंकि यह विजाती है। ठीक, लिख लिए। बाकी इन संख्याओं को एक में जोड़ेंगे, प्राप्त होगा 755। इसको F को अलग से जोड़ कर लिखेंगे, रख कर लिखेंगे। ठीक है, बाकी संख्याओं को एक में जोड़ के लिख देंगे, हो गया। इसके बाद हम सूत्र प्रयोग करेंगे किसका? प्रश्न में दिया है समांतर माध्य 25 है, अर्थात समांतर माध्य का हम सूत्र यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। समांतर माध्य आपका दिया हुआ है ऑलरेडी कि 25 है, कितना है? 25, तो समांतर माध्य के जगह लिख देंगे 25 बराबर FX का मान है 755 प्लस 15F, फिर बटे F का मान है 27 प्लस F। ठीक, उसके बाद इसका पक्षांत बटे में है, ये दोनों पद इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड में तो गुणे होंगे, यानी 27 का 25 में गुणा करा दे रहे हैं, तो 25 7 175 को 5 हासिल 17,
25 दूना 50, 17 67, यानी कुल मिला 675 प्लस एफ का 25 में गुणा कराएंगे तो 25 करने 25 एफ। इधर बचा हुआ है 755 प्लस 15 एफ। ठीक, अब एफ वाले पद का पक्षांतर करेंगे, यानी 15 एफ को लेफ्ट साइड में कर देंगे या संख्या को राइट साइड में, यानी 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675। 25 में से 15 एफ जाएगा तो 10 एफ बचेगा बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0, यानी 80 हो गया। 10 एफ बराबर 80, तो एफ बराबर हो जाएगा 80। 10 का पक्षांतर करेंगे, गुणे है तो बटे होगा, 0 0 कैंसिल बराबर 8, यानी एफ का मान कितना आ गया 8। यही आंसर होगा। ठीक, प्रश्न दिया हुआ है काट 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, हल करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है 15 काट ए बराबर 8, नोट कर लेंगे। 15 काट ए बराबर 8, 15 का पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो बटे में होगा, यानी काट ए बराबर हो जाएगा 8 गुण 15 बटे 15। काट थीटा का सूत्र होता है काट थीटा का सूत्र होता है कोण आधार बटे लंब होता है, सॉरी आधार बटे लंब। ठीक, यानी आधार क्या है 8 है, लंब कितना है तो 15 है। ठीक है, यानी आधार और लंब दे दिया है तो कोण नहीं पता है तो कोण पता कर लेंगे। ठीक है, कोण बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब 15 है, यानी 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार 8 है तो आधार का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर बराबर होगा 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 होगा, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 होगा। दोनों को जोड़ देंगे, 4 5 9, 6 2 8, 2 उतर जाएगा 289। यह गुणनखंड करेंगे 289 का तो 17 से डिवाइड होता है, किससे 17 से। 17 करने 17 11 बचा 119 हो जाएगा, यानी 17 7 119, फिर 17 करने 17। ठीक, यानी 17 गुणे 17, यानी 17 का वर्ग है 289, तो 1 17 बाहर आ गया, यानी कोण का मान जो है कितना हो गया 17 हो गया। अब इसके आधार पे ठीक है बाकी पदों का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। पूछा है साइन ए का और सेक ए का, तो लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है लंब बटे कोण, तो लंब आपका है जो 15 और कोण है बटे लगाकर कोण है 17 आया है अभी अभी, एक आंसर ये हो गया। फिर पूछा था सेक ए का मान, सेक ए बराबर होगा कोण बटे आधार होता है इसका सूत्र। ठीक, तो कोण का मान है 17 बटे आधार है यहाँ पर दिया हुआ 8, तो 8 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर जो है 3/5, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करेंगे पिछले सवाल के जैसा दिया था, चूंकि साइन ए बराबर 3/5, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। लंब है 3 और कोण है 5, यानी आधार गायब है तो आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर होता है कोण का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 5 5 25 माइनस 3 3 की 9, 25 में से 9 जाएगा 16। किस संख्या का वर्ग है तो भाई 4 का, 4 गुणे 4 लेकर 4 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस तरह जो है हम कास ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। कास ए बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार का मान निकला है 4 बटे कोण का मान है 5, आंसर हो जाएगा। फिर tan ए का पूछा था, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ ऊपर दिया हुआ है 3, आधार का मान निकला है 4, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए कि
कौड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ठीक, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ठीक, हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। दिया है लेफ्ट हैंड साइड कौड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक, हर दो पदों में होता है या कौड़ी में होता है तो सीधे हम जो है हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण कौड़ी में संख्या है तो कौड़ी में होगा। तो 1 माइनस साइन ए हर है, इसका परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण का मतलब इसी का गुणा है, अंश में भी हर में भी, लेकिन यह चिन्ह बीच का परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, यानी इसी का गुणा अंश में भी हर में भी। बराबर करेंगे, गुणा करने पर कौड़ी में लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम चीज़ है, ए प्लस बी, फिर एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर कुल के बटे यह ए माइनस बी मान लें, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, ए का मान एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। बराबर करेंगे। अब जो है इसको नोट करते जाएंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एक एक करने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए होता है। ठीक, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कुल का बटे, इसका मतलब हो गया 1 माइनस साइन ए स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर ए, मतलब सूत्र है कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अथवा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यह देखा। ठीक, इसको कॉमन के तौर पे भी लिख सकते हैं या बारी बारी से अलग कर सकते हैं। दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर, मतलब इसी का गुणा इसी में 2 टाइम है। ठीक, कौड़ी में जिसका एक जोड़ा बनता है दो संख्याओं का तो एक बाहर निकल जाता है, अर्थात स्क्वायर हट जाएगा, कौड़ी यह टूट जाएगी। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, अलग अलग लिख सकते हैं, एक का भी और कास है और साइन का भी और कास है, तो 1 बटे कास ए। ठीक, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, यह हो जाएगा साइन ए बटे भी कास ए, दोनों का अर्थ अलग अलग तोड़ दिए। उसके बाद 1 बटे कास ए का सूत्र होता है सेक ए, प्लस है तो प्लस लगा के लिखेंगे, साइन ए बटे कास ए का सूत्र होता है tan ए। इस प्रकार जो है परिणाम यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड के प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, इसी को राइट साइड से चलेंगे। ठीक, हर का परिमेयकरण कर देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक, हल कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। ठीक, 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, हर का परिमेयकरण यानी हर से अंश और हर में गुणा करना। तो 1 प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं तो यह सूत्र बनेगा a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कास लिखेंगे और 2 घात मतलब स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यानी 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर होगा 1 माइनस कास का होल स्क्वायर, इसको नोट करते जाएंगे,
बटे इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, स्क्वायर है 12 नहीं है। ठीक, एक एक करने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यह सूत्र बन गया। किसका सूत्र है? तो साइन थीटा का। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, कास थीटा का होल स्क्वायर कुल के बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अलग अलग चेंज कर लिख सकते हैं। एक का भी और साइन थीटा है, कास का भी और साइन थीटा है। ठीक, तो इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा फिर माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर करेंगे 1 बटे साइन थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में प्लस कास बटे साइन थीटा का सूत्र होता है काट थीटा। काट थीटा होल स्क्वायर लगा हुआ, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, यह परिणाम आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आपका परिणाम यह आ गया। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड के, यहाँ प्रूव्ड यानी सिद्ध होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के, सॉरी राइट से चले थे लेफ्ट लाना था। ठीक, ध्यान दें प्रश्न दिया है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी वाले दो सकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यह ए बी एक चाप है, सी डी भी एक चाप है। ठीक है ना, यह सकेंद्री वृत्त कोई होगा जिसका केंद्र ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ है। ठीक, इस केंद्र पर जो है 2 वृत्त खींचा गया है, तो एक चाप सी डी इसका लघु चाप ले लिया गया है, एक सही चाप ए बी ले लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है यदि कोण ए ओ बी यानी थीटा का मान यहाँ ए ओ बी का 30 अंश दे रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखा यह त्रिज्या खंड है, इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्या खंड। ठीक, या बड़े वाले त्रिज्या खंड में से हम छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्याएं लिखते हैं। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या जो है 21 सेमी दे रहा है, इसको R1 से प्रदर्शित कर दें। ठीक है, R1 से बराबर है 21 सेमी। R2 से जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या खंड यानी 7 सेमी लिख लेंगे। प्रत्येक के लिए थीटा यानी कोण दिया है 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा यहाँ बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड को हटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ चाप के हिसाब से दिया तो चाप के हिसाब से लिख देंगे। ठीक, चाप ए बी के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जगह न हो तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस चाप छोटे वाला वृत्त का चाप है सी डी के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ सूत्र प्रयोग करेंगे। बड़े के लिए जो है दर्शाए हैं R1, छोटे के लिए जो है यानी ए बी वाले के लिए R1 और सी डी वाले के लिए R2 दर्शाए हैं। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले को होगा R1 है तो R1 स्क्वायर माइनस फिर यही सूत्र त्रिज्या खंड का सी डी के लिए थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर, इसका R माने हैं। ठीक, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देंगे, बस आ जाएगा आंसर। थीटा का मान प्रत्येक के लिए 30 अंश बटे 360 गुणे R का मान है पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणे R1 का मान है 21 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे माइनस थीटा का मान 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान फिर 22 बटे 7, R2 का मान है 7 यानी गुणे लगा के लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे इसका
0 से 0 कैंसिल, 3 एकने 3 दूना, एकने 3 दूना 6, 12 आ गया। 12 और 22 को काट सकते हैं, 2 छके 12, 2 करने 2 करने 2, ठीक। इसी प्रकार 0 0 कैंसिल, 2 एकने 3 एकने 3 करने 3 दूना 6, 22 और 12 को 2 छके 12, 2 करने 2 करने 2। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका। यहाँ अंश में बचा हुआ है 11, लिखेंगे 11 गुणे, यहाँ बचा हुआ है 21 पर 2 घात यानी 21 गुणे 21 लिख सकते हैं, कुल का बटे 6, माइनस यहाँ बचा है 11 करने 11, ठीक, गुणे यह बचा हुआ है 7 गुणे 7, कुल का बटे 6 गुणे 7, यहाँ पर भी 7 बचा हुआ है तो गुणे 7। अब जो कटने लायक रहेगा फिर से काट देंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 2 बार में, 3 सते 21, 7 हो गया, यह 7 से यह 7 कैंसिल, इस 7 से यह 7 कैंसिल। अब जो है जितना बचेगा उसमें गुणा करेंगे, 11 और 21 बचा है, एक में गुणा कर देंगे, 11 करने 11 को 1, फिर 11 दूना 22, 1 23, कुल का बटे 2, माइनस 11 सते 77, ठीक है, बटे बचा हुआ है इसमें 6, ठीक है। अब दोनों का 6 और 2 का लौसा निकाल के भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। 6 और 2 का लौसा होगा 6, 2 तिया 6, 3 बार में भाग जा रहा है तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 करने 3 तिरिकी 9, 3 दूना 6, माइनस 6 करने 6 तो यानी 77 माइनस कर देना है। तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर बचा है 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 6 स्वयं बचा हुआ, ठीक है। अब हो जाएगा बटे 6, दोनों संख्याएं सम है तो यानी 2 से कट सकती हैं, ठीक है। 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 2 तिया 2 अठे 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के आ जाएगा 308 बटे 3, ठीक। यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक है। प्रत्येक मान सेमी में दिया था तो वर्ग सेमी में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं क्षेत्रफल, तो वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा, ठीक है।